गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर हमने लाप्लास समीकरण पढ़ी थी और उसका हल निकाला था। लाप्लास समीकरण का हल निकल चुका था। फिर उसके बाद हमने एक पहला केस किया था। क्या पहला केस था? उसके हम अनुप्रयोग कर रहे थे। उसमें पहला अनुप्रयोग किया था कि गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाहर आपको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था, जिसमें गोले का पृष्ठ तो भूसंपर्कित था। भूसंपर्कित होने की वजह से जो गोले के पृष्ठ पर आवेश थे वो सारे भूमि में चले गए थे और गोले के पृष्ठ पर आवेश का मान 0 हो गया था, जिससे विभव का मान भी क्या हो गया? 0 हो गया। तब आपको गोले के बाहर निकालना है कि गोले के बाहर कितना आवेश था, वो भी हमने निकाल दिया था लाप्लास समीकरण से। अब हमारा गोले के पृष्ठ पर हमने विभव निकाल लिया, गोले के बाहर विभव निकाल लिया, लेकिन हमने अभी विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं की थी। तो अब मुझे जो करनी है वो करनी है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की गणना। टॉपिक डालिए। हमने विभव तो निकाल दिया दोनों जगह, गोले के बाहर भी निकाल दिया, गोले के पृष्ठ पर भी निकाल दिया, लेकिन हमने अभी विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं करी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए आपको क्या करना है? टॉपिक का नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने गोले के बाहर तो निकाल दिया विभव भी और गोले के पृष्ठ पर भी विभव निकल गया, लेकिन गोले के बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं हुई है। तो हमें डालना पड़ेगा गोले के बाहर या गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की गणना। देखिए, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की गणना। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होता है ये तो निकाल लिया था कल। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान कितना आया था कल? विद्युत क्षेत्र तो अब निकलवा रही हूँ, विद्युत विभव पूछ रही हूँ। कल गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान कितना था? ये लोग ये आप बताएंगे। गोले के पृष्ठ पर 0, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान निकला था 0 और गोले के बाहर विद्युत विभव का मान मैं आखिरी समीकरण लिखवा के गई थी, वो था साई बराबर -E0R प्लस E0R अपॉन a क्यूब कॉस थीटा। ये विद्युत विभव गोले के बाहर था। आज गोले के पृष्ठ पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करके लानी है। चलिए, विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। आपने एक रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, E बराबर -डेल्टा फाई। ये रिलेशन सब लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के लिए। क्या होता है? E बराबर -डेल्टा फाई होता है। E बराबर माइनस, और हमें कहाँ निकालना है? इसको पृष्ठ पर निकालना है। इसको तोड़ रही हूँ, डेल फाई अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब पृष्ठ पर त्रिज्या। अब हमें पता है पृष्ठ पर त्रिज्या कितना होता है? a है। इसमें रख दीजिए, ये कितना है, और यहाँ पर विभव जो चल रहा है वो फाई की जगह हम साई लेके चल रहे हैं। कल से हम साई ही चल रहे हैं, फाई थोड़ी ना चल रहा है विभव। साई और साई, और विभव हमें कहाँ पर निकालना है? त्रिज्या पृष्ठ पर निकालनी है। तो मतलब जो आर है वो कितना चलेगा आपका? a के बराबर चलेगा। E बराबर माइनस डेल ओवर डेल आर। साई का मान आपने कल निकाला था, जो कल निकाला था वो रख दीजिए इसमें। क्या था? माइनस का E0R cos थीटा प्लस जो आपने आखिरी समीकरण निकाली थी, समीकरण नंबर कौन सी आई थी वाली? आखिरी वाली, वही वाली इसमें रख रही हूँ, प्लस E0 a क्यूब ओवर आर स्क्वायर cos थीटा। और निकालना किस पे हमें? आर बराबर a पर। E बराबर माइनस 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 प्लस, आर के सापेक्ष अवकलन कीजिए, E0 cos थीटा प्लस इसका आर के सापेक्ष करिए, माइनस आएगा लेकिन ये -2 ऊपर जाएगा। 13 समीकरण थी, ठीक है। -2 अपॉन आर क्यूब E0 a क्यूब cos थीटा। माइनस में आएगा पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आर बराबर E का मान निकालिए, E0
कॉस थीटा प्लस आर की जगह ए रख दीजिए, आर की जगह ए रख देते हैं, ई नॉट कॉस थीटा प्लस 2 ई नॉट कॉस थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर देती हूँ, बाकी बचाऊंगा। ई बराबर ई नॉट कॉस थीटा प्लस 2 ई नॉट कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3 ई नॉट कॉस थीटा। ये निकल गया आपका विद्युत क्षेत्र का मान गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, इतना होता है। अब मैं पृष्ठ आवेश घनत्व निकलवा रही हूँ, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व आपने रिलेशन पढ़ा है, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ई का मान कितना है, 3 ई नॉट कॉस थीटा। पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, सिग्मा 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। ये निकल गया पृष्ठ आवेश घनत्व। नीचे नहीं दिख रहा है, आर की जगह क्या रखना था, ए क्यूब कॉस थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब गया, ई नॉट कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना बचा, 2 ई नॉट कॉस थीटा। दोनों मिलके कितने हो गए, 3 ई नॉट कॉस थीटा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट अब। सॉरी, चलो मिटा दो, हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब कल हमने केस फर्स्ट किया था, आज हमें केस सेकंड करना है। डालिए केस सेकंड, रफ कर रही हूँ मैं इसे। अब डालिए केस सेकंड। कल केस फर्स्ट हो गया था इस टॉपिक का। आज आपको क्या करना है, जो हमने लाप्लास समीकरण 11 ली थी उसके हल द्वारा, जो लाप्लास समीकरण आपने 11 ली है उसके जो हल निकला था, उसके हल द्वारा आपको पता है कि जो विभव है वो एक समान रूप से वितरित है। हमें क्या करना है, इसके द्वारा जो हमें पता है कि गोले पर जो विभव है वो एक समान रूप से वितरित है, उसके द्वारा आपको वो निकाल के लाना है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान गोले के अंदर और गोले के बाहर। कल आपने केवल गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाहर निकाला था, लेकिन गोले के अंदर बात नहीं करी थी। इस केस के अंदर आपको क्या करना है, गोले के अंदर भी विभव ज्ञात करके लाना है। आ गया समझ में? चलो लिखिए इसके अंदर, केस सेकंड के अंदर हमें जो लाप्लास समीकरण हमने 11 निकाली है, सब देख लेना स्क्रीनशॉट के अंदर। लाप्लास समीकरण जो 11 निकाली थी उसका हल भी निकाला था हमने, जो साई बराबर अभी निकला था। उसके हल द्वारा आपको ये पता है कि जो विभव है हमारा वो पूरे में एक समान रूप से क्या है, वितरित है। एक समान रूप से वितरित है तो मैंने माना कि वो विभव का मान कितना है, v है। अगर विभव का मान साई बराबर v है,
V है तो हमें क्या करना है, गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करके लाना है। चलिए लिखिए इसमें, गोलीय पृष्ठ के अंदर व बाहर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ऐसे लिखो पहले समीकरण, हमें पता है गोले के बाहर और गोले के अंदर ज्ञात करना है पहले, लेकिन हम स्टार्टिंग से लिखते हैं समीकरण 11 के हल द्वारा। समीकरण 11 सबको याद है? अगर याद नहीं है तो आप लोग अपने में देख लेना। समीकरण 11 के हल द्वारा एक गोलीय पृष्ठ पर विभव एक समान रूप से वितरित है। वो तो पढ़ा हुआ है, एक समान रूप से वितरित है, अतः समीकरण 11 के हल द्वारा एक गोलीय पृष्ठ पर विभव एक समान रूप से वितरित है, अतः साई बराबर साई पृष्ठ पर तो ए थीटा कितना मान लिया मैंने विभव। पहले तो हमारा गोला कैसा था, आपने क्या कर दिया था, भूसंपर्कित की वजह से विभव का मान क्या हो गया था, 0। पहले जब केस फर्स्ट किया था, केस फर्स्ट में हमने गोले को कर दिया था, गोले के पृष्ठ को भूसंपर्कित की वजह से विभव हो गया था उसका 0। लेकिन आज क्या करा है हमने, गोला भूसंपर्कित नहीं है, केस सेकंड के अंदर भूसंपर्कित नहीं है, तो इस पर जो साई का मान होगा वो 0 नहीं होगा आज इस कंडीशन में। आज इस कंडीशन में कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने माना जब भूसंपर्कित नहीं होता तब विभव का मान कितना मिलता है आपको, V मिलता है। जो विभव है आपका कितना मिला आपको, V मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसके द्वारा इस गोले के अंदर अतः साई बराबर V थीटा, अर्थात गोले के अंदर, अब ये जब गोला आपका आवेशित हो गया तो इस पर विभव का मान ज्ञात हो जाएगा, गोले के अंदर भी ज्ञात हो जाएगा और गोले के पृष्ठ पर भी ज्ञात हो जाएगा। अर्थात गोले के अंदर तथा गोले के पृष्ठ पर तो भी मान लिया है, गोले के बाहर विद्युत विभव ज्ञात करना। देखिए क्या फर्क है दोनों में, कल वाले केस में और आज वाले केस में। कल वाले केस में जो था केस फर्स्ट, उसके अंदर हमने जो गोला लिया था उसे भूसंपर्कित कर दिया था। भूसंपर्कित की वजह से हमने 2 केस निकाले थे, गोले के पृष्ठ पर विभव और गोले के बाहर विभव। गोले के पृष्ठ पर विभव 0 निकला था और गोले के बाहर विभव हमने लास्ट समीकरण 12 द्वारा दे दिया था। फिर हमने निकाला, अब मैंने दूसरा केस लिया, इसके अंदर गोला आपका भूसंपर्कित नहीं है। अगर भूसंपर्कित नहीं है तो गोले पर हमने आवेश होगा, और आवेश होगा तो विभव भी होगा। तो गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या a थी तो विभव कितना मान लिया गोले के पृष्ठ पर, जब वो भूसंपर्कित नहीं है v है। अगर विभव v है तो आपको गोले के अंदर भी विभव मिलेगा और गोले के बाहर भी विभव मिलेगा। अब जब भूसंपर्कित नहीं होता है तब फिर दोबारा आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करके लाना है, गोले के अंदर भी और गोले के बाहर भी। जब भूसंपर्कित था तब भी हमने विद्युत विभव ज्ञात किया था, गोले के पृष्ठ पर भी और गोले के बाहर भी। और जब गोला भूसंपर्कित नहीं है तब भी आपको विभव ज्ञात करना है, गोले के अंदर और गोले के बाहर। कल हमने गोले के अंदर ज्ञात इसलिए नहीं किया था क्योंकि गोला आपका भूसंपर्कित था, आवेश था नहीं, तो गोले के अंदर तो विभव मिलता नहीं, इसलिए हमने कल गोले के अंदर बात नहीं करी थी। लेकिन आज गोले के अंदर बात करेंगे क्योंकि गोला आपका भूसंपर्कित नहीं है। भूसंपर्कित नहीं होने की वजह से उस पर विभव का मान 0 नहीं होगा तो गोले के अंदर भी विभव की मात्रा कुछ ना कुछ मिलने वाली है। अब वही आपको गोले के अंदर की मात्रा फाइंड आउट करके लानी है। क्लियर? क्या है दोनों में डिफरेंस? बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, गोले के बाहर और गोले के अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करके लाना है। चलिए ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले हम निकालेंगे गोले के बाहर, गोले पहला केस कर रहे हैं इसके अंदर, गोले के बाहर, गोले के बाहर बात करते हैं तो मतलब जो आर है बाहर, तो हमने त्रिज्या कितनी मानी थी, आर ज्यादा किससे होगी, गोले के पृष्ठ की त्रिज्या से, मतलब ए से। याद होगा कल बिंदु हमने पी लिया था, उसके केंद्र से, गोले के केंद्र से त्रिज्या कितनी मानी थी, आर, और जो गोले की त्रिज्या थी वो कितनी थी, ए। तो इसका मतलब आर का मान जब ए से ज्यादा होता है तब हम विद्युत विभव का मान कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, गोले के बाहर ज्ञात कर रहे हैं। अब गोले के बाहर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करके लाना है, और गोले के बाहर अत्यधिक दूरी पर, दूरी ज्यादा हो गई गोले के बाहर, अगर दूरी ज्यादा होती है तो हमने कर लिया था आर का मान कितना होता है, अनंत, आर का मान कितना है, अनंत, तो विभव का मान कितना होना चाहिए, 0। जब अनंत हो गया तो अब विभव का मान क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि देखो आज गोला कैसा है, आवेशित है, गोला आवेशित होने की वजह से गोले के पृष्ठ पर विभव 0 नहीं होगा, लेकिन आर का मान अनंत हो जाएगा, बहुत दूर जाने पर विभव जो आवेश है वो तो यहीं रह जाएंगे, और वहां अनंत पर जाकर आपका विभव का मान क्या हो जाएगा, 0। लगाइए पहली कंडीशन गोले के बाहर की, गोले के बाहर अत्यधिक दूरी पर, अत्यधिक दूरी पर, अर्थात आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जब आपका आर बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब कहीं अनंत पर जाके है, अगर अनंत पर जाके है तो वहां पर विभव आपको नहीं मिलने वाला है, वहां पर विभव का मान क्या होने वाला है, 0। आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर विभव आर थीटा, वहां पर विभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो आवेश है आज वो कहाँ है, गोले के ऊपर, और गोले के ऊपर है तो गोले के बहुत दूर जाके भी आपको आवेश की मात्रा नहीं मिलेगी, और वहां आवेश की मात्रा कितनी मिलने वाली है आपको, 0। अतः इसे हम समीकरण नंबर 11 में रखते हैं, समीकरण 11 में रखिए इस कंडीशन को। समीकरण 11 में रखते हैं, समीकरण 11 था आर टेंडिंग इन्फिनिटी पे दो मान थे, ए एल आर एल प्लस बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1। चलिए आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लगाइए, याद होगा सबको साई बराबर क्या था, साई बराबर क्या था, ए एल आर एल बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा, यही थी समीकरण नंबर 11। अब इसमें लगाना है आपको आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर विभव कितना है, 0। लगाओ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी लगाएंगे, ये मान 0 नहीं होगा, यहाँ इन्फिनिटी लगाइए आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, आर की पावर क्या है माइनस एल प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1/r की पावर एल प्लस 1। आर का मान अनंत रखते ही इन्फिनिटी 1/0, ये मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मान तो 0 हो जाता है, बचता कौन सा फलन है, केवल ए एल वाला, यहाँ बचेगा ए एल आर टू की पावर एल, और ये तो 0 में चला ही गया, ये बचा। और आर एल का मान कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं होगा, ये मान 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर एल कभी 0 नहीं होती, अनंत ही रहेगा मान, अगर ये अनंत है तो ये मान तो कभी 0 नहीं होगा, तो हमारा जो घटक है ए एल नियतांक वो कितना निकल जाएगा आपका, 0। क्लियर, ये क्लियर है नहीं है, दोबारा सुनिए, हमने माना गोले के बाहर बहुत ज्यादा दूरी हो गई, अनंत पर पहुंच गए तो विभव का मान 0 मिलता है। अगर ऐसा होता है तो हम समीकरण 11 से मान निकालते हैं, समीकरण 11 से मान निकालते हैं, समीकरण 11 में मान रखते हैं आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 11 थी, रखो इन्फिनिटी इस जगह रखती हूँ पहले मैं, अनंत रखने पर इसका मान तो 0 मिल गया, इसका मान 0 होने पर ये पूरी तो 0 हो गई, बची कौन सी, ये वाली, और इसको तो हमने 0 में भेज ही दिया, ये बच गया। अब मैंने इसमें रखा अनंत, अगर आर की जगह अनंत रखेंगे तो ये मान कभी 0 नहीं होगा, अनंत ही रहेगा, तो इसको तो 0 कर नहीं सकते, अगर इसको 0 नहीं कर सकते तो किसको 0 कर सकते हैं, ए एल बराबर क्या हो जाएगा, 0।
पहला घटक निकल गया आपका, जो पहला कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए AL का मान 0 हो गया। समीकरण 11 के अंदर ये वाला घटक तो 0 हो गया, बचेगा कौन सा घटक? केवल ये वाला घटक। करते हैं आगे। अब देखिए समीकरण 11 से करते हैं साइन आर थीटा। ये एल का मान क्या हो गया 0, तो ये वाला फलन क्या हो गया 0। बचेगा क्या? समीशन एल इक्वल टू 0 से अनंत बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। ये मान तो 0 हो जाएगा ये एल वाला, लेकिन बचेगा कौन सा आपका बी एल वाला। और बी एल वाला बचेगा तो जो साई विभव बचा है गोले के बाहर वो कितना बचा है? साई आर थीटा समीशन एल टेंडिंग टू एल इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी बी एल आर के पावर माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। इसको जो भी समीकरण है वो डाल दीजिए। 11 तो वो थी, 12 डाल देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस समीकरण के अंदर ये कांस्टेंट जो लेके चल रहे हैं, ये कांस्टेंट तो 0 निकल गया जब हमने गोले के बाहर की बात करी, और गोला जब आवेशित नहीं था। जब गोला आवेशित था, अब मुझे दूसरा कांस्टेंट बचा है BL। अब मुझे उसका मान निकाल के लाना है। दोनों में फर्क आ गया। कल हमने जब निकाला था गोला, जब आपका भूसंपर्कित था, तब हमने A के मान निकाले थे। आज तो L के सभी मानों के लिए A का मान 0 निकला है, लेकिन कल L का 1 मान होने पर इसका मान 0 नहीं आया था। A1 पर माइनस E0 आ गया था, बाकी सब पे 0 आया था। लेकिन आज किसी भी मान के लिए वैल्यू नहीं है, L के सभी मानों के लिए A का वैल्यू क्या निकलती है 0। कब? जब आपका गोला भूसंपर्कित नहीं होता है। लेकिन जब भूसंपर्कित था तब A का L के मान 1 के लिए A की वैल्यू जो निकली थी वो माइनस E0 निकली थी, और बाकी सब के लिए वैल्यू क्या निकली थी 0। और ऐसी B के लिए निकली थी। B को L इक्वल टू 1 पर B की वैल्यू तो निकली थी, लेकिन अभी बाकी सबके लिए 0 निकली थी। लेकिन अभी हमें इसमें चेक करना है कि B की वैल्यू किन मानों के लिए तो निकलेगी और किन मानों के लिए 0 होगी। A की तो पता चल गई, A का तो सभी वैल्यू के लिए जो A की वैल्यू है, L की वैल्यू, सभी वैल्यूज के लिए L की जो A का मान होता है वो क्या हो जाता है 0। लेकिन B की वैल्यू अभी चेक करके लानी है कि L के किन मानों के लिए B की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले B की वैल्यू ज्ञात करनी है। लिखिए समीकरण 12 में नियतांक BL का मान ज्ञात करने के लिए अब देखो जरा, हमें क्या करना है? कांस्टेंट BL का मान ज्ञात करना है। अगर कांस्टेंट BL का मान ज्ञात करना है तो फिर दोबारा इसका किसी न किसी राशि से गुणा करना पड़ेगा और समाकलन करना पड़ेगा। ये तो पढ़ चुके हो आप, कैसे करते हैं गुणा और कहाँ से कहाँ तक समाकलन करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, वो करते हैं, पहले गुणा करते हैं। इसके अंदर ये क्या चल रहा है PLX। अगर ये PLX है तो हमें इसको गुणा किससे करेंगे? PL प्राइम X से। कल मैंने बताया था अगर ये PLX X बराबर क्या है यहाँ पर cos थीटा, अगर इसका गुणा करना है तो इसके डैश वाले फलन से क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा करना पड़ेगा। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा? माइनस से लेकर +1 तक। यह आपको समाकलन करना पड़ेगा। BL ज्ञात करने के लिए इसके दोनों जगह हम गुणा करते हैं, चलो, और फिर -1 से +1 तक समाकलन करते हैं। BL का मान ज्ञात करने के लिए P
एल नहीं ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ, P1x से गुणा कर -1 से +1 तक समाकलन करते हैं। रीजॉइन करिए।